अगर आपका भाग्य खराब हो तो ऊँट पे बैठे बौने को भी कुत्ता काट लेता है। वही हाल मेरे साथ भी हुआ। जॉब तो छूट चुका था, अब फार्मिंग में हाथ आजमाया था मैंने, तो मेरे तालाब में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। मेरे तालाब का पानी सूखने लगा और मेरी जो भी मछलियाँ थी वो मरने लगी और सीपीयू का भी हाल बिल्कुल बुरा था। मेरा बिजनेस बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। लोगों के बीच, रिश्तेदारों के बीच हंसी का पात्र मैं बन गया। नमस्कार, मैं नितिल भारद्वाज पश्चिम चंपारण बिहार का निवासी हूँ। आज मैं यहाँ आपको अपनी कहानी बताने आया हूँ जोश टॉक्स बिहार के मंच पे। मेरी कहानी शुरू होती है एक गाने के साथ। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती। जी हाँ, मैंने बिहार की मिट्टी में मोती उगाकर दिखाया है। मैं एक मोती पालक, पर्ल फार्मर हूँ। मैं मछली पालन के साथ साथ मोती पालन करता हूँ। मैं मूलतः गांव का निवासी हूँ और मेरा भी बचपन वैसे ही बीता जैसे किसी भी गांव के बच्चे का बीतता है। गांव में पढ़ना, फिर थोड़ा बड़े होने पे पास के शहर में जाकर एडमिशन हुआ तो वहाँ हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद जिला में खुले नए केंद्रीय विद्यालय में हमारा दाखिला कराया गया। वहाँ मैंने 10th तक की पढ़ाई की। 10th तक की पढ़ाई करने के बाद जैसे हम सभी बिहार के लोगों का एक होता है कि चलिए पटना अब चल के पढ़ने चलते हैं। पटना हमारा एडमिशन कराया गया 12वीं और ग्रेजुएशन में मैं बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और इस इतने दिन के सफ़र में पढ़ाई करते समय मैंने एक चीज़ महसूस किया था कि आपकी पढ़ाई सफल समाज तभी मानती है जब आप 9 से 5 का जॉब कर पाते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर पाते हैं तो आपके पढ़े लिखने होने का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने भी सोचा कि ग्रेजुएशन हो गया है, अब क्यों ना एक टेक्निकल कोर्स किया जाए। टेक्निकल कोर्स करके मैं एक मेट्रो सिटी में जॉब करने चला गया। जॉब करने के क्रम में मैंने ये महसूस किया कि ये तो नाम का 9 से 5 का है, यहाँ 9 से 11 भी हो जाता है। मैं वहाँ बहुत बंध के रहना स्टार्ट किया था। मैंने महसूस किया कि यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल हमारे यहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट लोगों को दिखता है, या तो टारगेट पूरा करो या फिर आउट ऑफ जॉब जाओ। मैंने वहाँ यही सोचा कि अब मुझे जॉब नहीं करना है। मैं घर वापस आया तो पता चला पिताजी मेरे किसी पत्रिका में मोती पालन के बारे में पढ़े हुए थे। उन्होंने मुझसे बताया और मैंने पर्ल फार्मिंग के बारे में ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया और मैं मध्य प्रदेश, चेन्नई, मुंबई इन 3 जगहों पे मैंने मोती पालन का ट्रेनिंग लिया। और मैं मूड बना चुका था कि मैं कुछ भी करूँगा तो गांव से रिलेटेड ही करूँगा, क्योंकि जॉब करते समय मैंने ये महसूस किया था, मैं खुद से एक क्वेश्चन करता था, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक गांव में रह रहे व्यक्ति एक अपनी अच्छी कमाई करे और एक अपना अलग एम्पायर बनाए और एक अपनी अलग पहचान बनाए? क्या मेट्रो में रहना जरूरी है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे खुद देना था खुद को। इसलिए मैंने गांव से रिलेटेड फार्मिंग को चुना, मोती पालन को। मैंने जब रिटर्न आने का फैसला लिया और जब रिटर्न आया अपने गांव तो मेरे रिश्तेदार, मेरे आसपास के लोग, समाज ये कहना स्टार्ट किया, अच्छा पढ़ाई कर लिए, नौकरी भी कर लिए और अब किसानी करोगे? अरे किसानी ही करना था तो इतना पैसा क्यों खर्च किए? फिर क्या मतलब था इतना पैसे और इतनी अच्छी शिक्षा की? चलो रिटर्न तो आए। अब मैंने मत्स्य पालन के बारे में सोचा था तो मैंने जिला मत्स्य कार्यालय में मुलाकात किया मत्स्य पदाधिकारी से। वहाँ उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलवाया और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से 50% की सब्सिडी पे तालाब खुदा मेरा, और मैं उस तालाब में मत्स्य पालन और मोती पालन करना शुरुआत किया। वहाँ शुरुआत तो हो चुका था, अब लोगों को ये लगा कि भाई ये मोती की खेती करेगा। आज तक तो हम लोग गन्ना, गेहूँ, धान, दलहन तिलहन की ही खेती करते आए हैं, मोती की खेती होती है? कहाँ से पढ़ के आया है ये लड़का? चलो देखते हैं। अब कहते हैं ना कि एक अगर आपका भाग्य खराब हो तो ऊँट पे बैठे बौने को भी कुत्ता काट लेता है। वही हाल मेरे साथ भी हुआ। जॉब तो छूट चुका था, अब फार्मिंग में हाथ आजमाया था मैंने, तो मेरे तालाब में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। मेरे तालाब का पानी सूखने लगा और मेरी जो भी मछलियाँ थी वो मरने लगी और सीपीयू का भी हाल बिल्कुल बुरा था। तो मैंने जो भी मेरे पास मछली वगैरह थी उनको मैंने जो भी रेट मिला उसमें बेचा और सीपिया जो थी बगल के तालाब में शिफ्ट किया। और जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया था उनको मैंने बाकी सीपीओ को भेजा और कुछ पैसे भेजे उसके रख रखाव के लिए। और उसके बाद मेरा बिजनेस बिल्कुल ही बर्बाद हो गया और एक
समाज में एक लोगों के बीच, रिश्तेदारों के बीच हंसी का पात्र मैं बन गया। उग गई मोती, इतना अच्छा जॉब था, छोड़ के चले आए। अब वो भी फार्मिंग करना था तो दाल का, धान का, गेहूं का, गन्ना का करते, मोती का करने का क्या ज़रूरत था। चलो अब जाओ फिर से जॉब करने जाओ। कुछ लोगों का नसीहत भी था और नसीहत उस समय में कांटे की तरह चुभता था, पर फिर भी मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपनी गलती का एहसास था कि मैंने गलती कहाँ किया है। फिर किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके, जो भी मैंने मछली बेच कर कमाए थे और उसके बाद मेरा जो पर्ल था वो उसको बेच के मैंने कमाया था, उन पैसों से मैंने फिर अपने तालाब का पुनर्निर्माण कराया और फिर से फार्मिंग स्टार्ट की। फार्मिंग स्टार्ट हो चुका था। अब इस साल का फसल भी आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसे रजिस्टर्ड कराया जाए, क्योंकि अगर आप पर्ल फार्मिंग करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सीप जो है वर्ल्ड वाइड हेरिटेज में आता है। अब मुझे रजिस्ट्रेशन कराना था, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं संबंधित ऑफिस में गया तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ दाल, तेल, गेहूँ का खेती नहीं हो पाता है और आप मोती उगाने आ गए हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी जस्ट पढ़ वढ़ के लग रहा है आए हैं बाहर से। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं तो पढ़ के और जॉब करके आया, तो इतना अच्छा जॉब था वहाँ छोड़ के, और ये मोती होती, सीपी, घोंघी का क्या चक्कर में पड़े हुए हैं। जाइए जाकर जॉब कीजिए, और क्या है दिमाग ख़राब कर रहे हैं। इस ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं होता है, बगल के ऑफिस में जाइए। तो फिर दूसरे ऑफिस में गया तो वहाँ भी यही बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ से आए हैं वहीं जाइए। इसी चक्कर में मैं खिंच गया था। तो मैं अपने डीएफओ साहब से मिला, उनसे कहा कि मैं पर्ल फार्मिंग करता हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए और रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया है। तो वो मेरे तालाब पे आए और मेरे पर्ल फार्मिंग की पुष्टि किए। उनके सामने मैंने फार्मिंग को अपने प्रस्तुत किया और इस बात को उन्होंने हमारे ज़िला के डीएम कुंदन कुमार सर से हमारी मुलाकात कराई, और इस मेरे फार्मिंग को कुंदन कुमार सर ने बड़ा अप्रिसिएट किया। उन्होंने कहा कि हाँ, अब आप आइए और यहाँ के किसानों को बताइए कि इस फार्मिंग के बारे में। एक जिला में कृषि मेला लगा हुआ था, वहाँ मुझे निमंत्रण दिया गया। कृषि मेला में जब मैं गया तो वहाँ पे किसानों का एक बड़ा हुजूम आया मेरे पास। जिज्ञासावश तरह तरह के कुछ प्रश्न करने लगे कि भैया ये स्वाति के बूंद का ना पर्ल बनता है, तो आप कैसे बना देते हैं, क्या ये नकली मोती है। इस तरीके की बहुत सारी क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रही थी कि भैया मोती की खेती कैसे होता है, क्योंकि वो सभी लोग मजे हुए किसान थे, मुझसे बहुत अधिक बुजुर्ग भी थे और एक्सपीरियंस्ड थे। तो मैंने उनको धीरे धीरे समझाना स्टार्ट किया, और आज का आलम ऐसा है कि मैं 200 लोगों को प्रशिक्षित करके 50 लोगों के द्वारा बिहार की धरती पे पर्ल फार्मिंग करा रहा हूँ। ये एक ऐसा समय था जब लोग आपके फार्म पे देखने आते थे कि मोती बनता कैसे है। एटलीस्ट मेरा बिहार आज के समय में मोती पालन से अनभिज्ञ नहीं है, जानता जरूर है कि मोती की पालन की जाती है और कैसे की जाती है। अब मैं बात करता हूँ कि बिहार में इसकी क्या संभावनाएं हैं पर्ल फार्मिंग की। क्या आपको पता है कि बिहार का 74% पॉपुलेशन कृषि पे आधारित है। आज मौजूदा हालात जो है बिहार की, एक ज़िले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1600 हेक्टेयर में फिश फार्मिंग की जाती है। 4000 एकड़ में फिश फार्मिंग अगर की जाती है, और एक अनुमान है कि 35,000 सीपीओ के साथ आप फार्मिंग 1 एकड़ में कर सकते हैं। उससे अधिक हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। मान लेते हैं हम 35,000 ही सीपियाँ, तो 35,000 सीपीओ के साथ अगर आप 4000 एकड़ में फार्मिंग करते हैं तो आपके हाथ में 14 करोड़ सीपियाँ आएंगी। 14 करोड़ सीपीओ के आने का मतलब है कि 28 करोड़ पर्ल आपके पास होंगे। चलिए मान लेते हैं कि मेरा 50% लॉस चला गया। 50% लॉस के बाद भी अगर मेरे पास 14 करोड़ पर्ल बचता है तो 1.5 साल रखने के बाद एवरेज एक रेट जो निकलता है पर्ल का 100 रुपया मैं मान लेता हूँ। उससे बहुत लोगों का अधिक भी आएगा, बहुत कम भी आएगा कुछ लोगों का, तो मैं एक एवरेज 100 रुपये ही मान लेता हूँ। तो एक जिला 1.5 साल में 1400 करोड़ का बिजनेस मत्स्य पालन के साथ साथ सिर्फ एक मोती पालन से कर सकता है। अब मैं बात करता हूं एम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे बिहार में है। तो 1 एकड़ में अगर कोई व्यक्ति काम करता है पर्ल फार्मिंग का, तो उसे 8 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर 4000 एकड़ में काम करना है हमको, तो 8 लोगों से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 32,000, और पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैं बात करूं, पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट का, तो लगभग 12 लाख लोगों को मैं रोजगार 1.5 साल के
लिए दे सकता हूँ पर्ल फार्मिंग की शुरुआत करके। तो ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ हम बिहार के लोगों को, क्योंकि हम बिहार के लोगों के जिन में एक चीज़ होता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो बड़े दिल से और बड़े इत्मीनान से करते हैं, चाहे वो हमारे पढ़ाई का सेक्टर हो, चाहे वो हमारे अब लेबर कहीं बात कर लूँ मैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में यातायात ठप थे और मैंने अपने बगल के गाँव में, अपने गाँव में देखें कि पंजाब, हरियाणा, इन सारे जगहों से लोग, मालिक लोग बस भेजते थे और यहाँ से लेबर लोग बैठ के जाते थे। तो उन लेबरों को अगर हम यहीं पे रोक सकें तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत होगी। बस ज़रूरत है कि हम लोगों को हिम्मत करके आगे आने का, कि बिहार के लोगों के अंदर एक जज्बा होता है किसी भी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करने का। तो ज़रूरत है कि सिर्फ हम इस चीज़ को समझें कि हमको करना क्या है, और अब जब हम किसी दूसरे का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि खुद का काम और अच्छे से कर पाएंगे। मैं अपने बिहार के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि भैया उतना कुछ भी खराब नहीं होता है जिसे फिर से ना बनाया जा सके, जिसे हम फिर से रिपेयर ना कर सके। इसके लिए चाहिए आपके अंदर की हौसला। आप अपने गलती को पहचानें कि मैंने कहाँ गलतियाँ की है, और खुद के साथ ईमानदार रहें। इस काम को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कोई बहुत बड़ा अवसर नहीं मिलने वाला है। आपके पास जो भी साधन है उसमें ही आप खुद को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सबके अगर ऐसा लग रहा हो कि जो स्टॉक्स बिहार जमीनी स्तर के कहानी, किस्सा और लोग सबके जीवन यात्रा अगर दिखा रहा है तो एक सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और वीडियो शेयर करते रहूँ।